दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कंबाइनिंग एबिलिटी, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, इन कुछ एक कंसेप्ट के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। आज हम देखते हैं कि स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होता है। आप लोगों से निवेदन होगा कि इस वीडियो को समझने के लिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी को ज़्यादा क्लियर तरीके से समझने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो जो कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और कंबाइनिंग एबिलिटी पर बनाए गए हैं, उस वीडियो को एक बार देख लें ताकि इस वीडियो में चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। जब भी हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी कंसेप्ट की बात करते हैं तो उसमें हम पेरेंट लाइन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जब हम बोलते हैं कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि पेरेंटल लाइन का परफॉर्मेंस अच्छा है। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस के साथ एसोसिएटेड होता है और यह नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी के साथ भी एसोसिएटेड होता है। इसके विपरीत जब हम स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो हम किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक क्रॉस के बारे में बात करते हैं। यदि हम बोलते हैं कि किसी एक क्रॉस का, किसी का स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी ज़्यादा है, जब हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी हाई है, तो इसका मतलब है कि किसी पार्टिकुलर क्रॉस का कंबाइनिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। यह स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस के साथ एसोसिएटेड होता है और यह रिलेटेड होता है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी से। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी इज़ द मीन परफॉर्मेंस ऑफ द F1 ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए लाइन विद अदर लाइंस। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम कंबाइनिंग एबिलिटी कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं तो वहाँ हमारे पास कई सारे लाइंस होते हैं, कई सारे डिफरेंट वेराइटीज़ होते हैं और उसे आपस में अलग अलग ढंग से कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हम बनाकर तरह तरह की क्रॉस तैयार करते हैं। तो जब भी हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो हम उस कंडीशन में हम किसी पेरेंटल लाइन की कंबाइनिंग एबिलिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और ये हम निकालते किस तरीके से हैं, तो यह निकाला जाता है F1 F स्प्रिंग जो आते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम यह जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी की वैल्यू को निकालते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ वैल्यूज़ को देखते हुए जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, एक एग्जांपल को यूज़ करते हुए हमने जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को एस्टिमेट किया था, को कैलकुलेट किया था। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी होता क्या है? स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी इज़ द सुपेरियोरिटी ऑफ पार्टिकुलर क्रॉस ओवर द एवरेज GCA ऑफ द टू लाइंस। तो यहाँ पर जब हमारे पास हर तरीके की कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगाने के बाद कई सारे क्रॉस, कई सारे वेराइटीज़ निकल कर आते हैं, तो वहाँ पर किसी एक पार्टिकुलर क्रॉस का क्या परफॉर्मेंस है, कितना सुपेरियोरिटी या इन्फेरियोरिटी है उसके जो पेरेंटल लाइन थे उसके कंपैरिजन में। तो इस तरीके से हम जनरली स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। आगे जब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी का कंसेप्ट होता क्या है। लेकिन पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल बेसिस पर समझेंगे कि स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी क्या है और इसे किस प्रकार से निकाला जा सकता है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। अंडर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी वी स्टडी रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ए पार्टिकुलर क्रॉस कॉम्बिनेशन। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि इसमें किसी एक पार्टिकुलर क्रॉस कॉम्बिनेशंस की परफॉर्मेंस को हम स्टडी करते हैं, वो भी रिलेटिव परफॉर्मेंस का, जो पॉपुलेशन मीन है उसके रिलेशन में जो स्पेसिफिक क्रॉस है उसकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की, इस तरीके से हम SCA को एस्टिमेट करते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड एज डिविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन एंड करेक्टेड फॉर GCA वैल्यूज़। तो इसे जब हम एस्टिमेट करते हैं तो हम जनरली इसको डेविएशन के फॉर्म में एस्टिमेट करते हैं कि यह पॉपुलेशन मीन से कितना ज़्यादा डिविएट कर रहा है और साथ ही साथ जो उनके पेरेंटल लाइन है, दो पेरेंटल लाइन होंगे, एक मदर का लाइन और एक फादर का लाइन, उसके GCA वैल्यू को भी ध्यान में रखते हुए इस वैल्यू को करेक्ट किया जाता है। तो आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे और इस एग्जांपल को देखते हुए हम SCA के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो
हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने GCA को कैलकुलेट किया था तो इसी एग्जांपल को देखा था। इसी एग्जांपल को यूज़ करते हुए आज के इस लेक्चर में हम SCA की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमारे पास जैसे 6 लाइंस थे, 3 फादर के लाइन और 3 मदर लाइन थे, X1, X2, X3 और Y1, Y2, Y3। तो हमारे पास इन 6 लाइन को यूज़ करते हुए इनके कॉम्बिनेशंस बनाते हुए 9 क्रॉस आए थे, X1, Y1, X2, Y1, X3, Y1। इसी प्रकार से अन्य क्रॉस भी हमारे पास टोटल 9 क्रॉस आए थे। और जो हमारे डिफरेंट पेरेंट लाइन थे उनकी हमने GCA वैल्यू कैलकुलेट किया था। X1 का GCA वैल्यू हमें 0 मिला था, X2 का GCA हमें +3.3 मिला था और X3 का GCA जो है वो -3.3 था। ऐसे ही हमने Y1 का GCA वैल्यू -20, Y2 का GCA वैल्यू -10 और Y3 का GCA वैल्यू +30 ये हमने कैलकुलेट किया था। और हमें जो ओवरऑल मीन मिला था, ओवरऑल पॉपुलेशन मीन, वह 70 का मिला था। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम SCA किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि SCA जो है वह किसी एक पार्टिकुलर क्रॉस कॉम्बिनेशन का हमें मिलेगा। किसी एक पार्टिकुलर क्रॉस कॉम्बिनेशन के लिए हम SCA की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज करें कि हम यहाँ पर X1, Y1 की SCA को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो X1, Y1 का जो परफॉर्मेंस है वह हमें मिला है 50। अब हम देखेंगे कि जो पीछे हमने एस्टिमेशन के लिए जो फार्मूला दिया था, जो हमने थ्योरी में देखा था, वो किस प्रकार से देखा था। तो SCA इज एस्टिमेटेड एज डिविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन। तो देखिए डिविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो हम SCA निकाल रहे हैं X1, Y1 का, उसके साथ कितना डेविएशन पॉपुलेशन के साथ हो रहा है। तो 50 - 70 करेंगे, 70 हमारा पॉपुलेशन मीन है और इसे हम करेक्ट करेंगे। SCA is estimated as deviation from population mean and corrected for GCA values। और हम GCA वैल्यू को ध्यान में रखते हुए SCA वैल्यू को करेक्ट करेंगे। तो वो किस प्रकार से करेक्ट करेंगे, तो यहाँ तक तो क्लियर है। 50 - 70, 50 हमारा पार्टिकुलर क्रॉस का परफॉर्मेंस वैल्यू है और 70 पॉपुलेशन मीन है। और जो करेक्शन वैल्यूज़ हैं GCA के रिस्पेक्ट में, वह 2 लाइन जो हमने यूज़ किए हैं X1 और Y1 को बनाने में 2 लाइन यूज़ किए हैं। एक तो X1 लाइन और दूसरा Y1 लाइन। दोनों लाइन के कुछ GCA वैल्यूज़ होंगे। तो X1 का जो GCA वैल्यू है वह 0 है, तो हम इसमें माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, तो -0। और जो दूसरा लाइन हमारा Y1 लाइन है उसका जो GCA वैल्यू है वो है -20, तो हम इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे अगेन -20। तो हमारा जो SCA का जो वैल्यू निकल कर आएगा 50 - 70 -0 -20। तो जो हमारा ओवरऑल वैल्यू SCA का कैलकुलेट हो रहा है वह 0 आ रहा है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि SCA की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रहा है। SCA की वैल्यू 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो हम आगे एक और एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने X2, Y1 क्रॉस के लिए SCA को कैलकुलेट किया है। तो X2, Y1 का जो परफॉर्मेंस है, इस पर्टिकुलर क्रॉस का जो परफॉर्मेंस है वह 40 यूनिट का है। और इसमें पॉपुलेशन मीन को हमने सब्सट्रैक्ट किया -70 और फिर सब्सट्रैक्ट किया हमने X2 लाइन की जो हमें GCA वैल्यू मिला है -3.3 और दूसरा जो है वह -20 जो कि Y1 लाइन का GCA वैल्यू है। तो इस प्रकार से जो हमारा फुल फार्मूला निकल कर आया, वह फुल कैलकुलेशन जो है वह है 40 - 70 -3.3 -20। तो हमें जो वैल्यू निकल कर आ रहा है SCA का वह आ रहा है -13.3। तो यहाँ SCA की वैल्यू निगेटिव आ रहा है। तो
इस प्रकार से हम एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि एस वेरिएंस, हमने अभी एस इफेक्ट निकाला था, एस वेरिएंस जो है वह डोमिनेंस वेरिएंस के बराबर होता है। यह भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो GCA वेरिएंस है वह हाफ ऑफ द एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस होता है। तो GCA का वेरिएंस हाफ ऑफ द एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस और SCA वेरिएंस जो है वह डोमिनेंस वेरिएंस के बराबर होता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने SCA के कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश की और इस प्रकार से हमने कंबाइनिंग एबिलिटी का यह जो टॉपिक था उसे कंप्लीट कर दिया। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंबाइनिंग एबिलिटी के कंसेप्ट को कुछ अन्य जगह पर यूज किया जाता है, रिकरेंट सिलेक्शन, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन में यूज किया जाता है। तो हम आगे के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे कि रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत है, कुछ सस्पिशन है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।